नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। रांची के सेल सिटी में सिलेंडर ब्लास्ट से लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। घटना दोपहर की बताई जाती है, जब सेल सिटी के E1 ब्लॉक के फ्लैट संख्या 1A में पूजा की बत्ती से लगी आग ने विकराल रूप ले लिया और आग की चपेट में आने से रसोई गैस सिलेंडर में विस्फोट हो गया। गनीमत रही कि घर से समय रहते बच्चों को बाहर निकाल लिया गया, जिससे किसी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ। मौके से इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गौरव झा। कैसे हुई ये तो हम नहीं बता पाएंगे, बट आग का सूचना हम लोगों को मिला कि हमारे एक ब्लॉक में आग की लपटें दिखाई दे रही है। हम लोगों ने जो हमसे बन पड़ता है, हमारा फायर एक्सटिंग्विशर, हमारे पास फायर पाइपलाइन का पूरा फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है। हम लोगों ने उसको कनेक्ट किया और कोशिश किया कि उसको बुझा दिया जाए, और ईश्वर की कृपा से सब कुछ कंट्रोल में था। फर्स्ट फ्लोर पे था। जब तक फायर ब्रिगेड को हमने कॉल किया था, आने के पहले ही हम लोगों ने JCB का इस्तेमाल किया और जो लोग फंसे हुए थे उनको उतार भी लिया, और जो आग था उस पर काबू पा लिया गया है। उस बच्चे के अंदर उस समय घर के अंदर उस वक्त सिर्फ 2 बच्चे थे, और उन दोनों बच्चों को पहले निकाल लिया गया था। रांची के सेल सिटी में भीषण आग की ये तस्वीर है कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद जो घर है वो पूरी तरीके से राख में तब्दील हो चुका है। रांची के सेल सिटी के E1 ब्लॉक के 1A अपार्टमेंट में आप देखिए कि किस तरीके से आग लगा है, और ये आग की वो तस्वीरें हैं कि पूरा घर जो है वो राख में तब्दील हो चुका है। सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से इस आग ने तबाही मचाई है। एक घर में तो आग लगा ही, इसके साथ साथ उसके जो सामने के फ्लैट्स थे उसके भी दरवाजे जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरें देखिए कि पूरा घर जो है वो जलकर राख हो चुका है। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है, किसी तरह की कोई हताहत नहीं है, लेकिन जो घर के अंदर बच्चे थे उन्हें भी सुरक्षित निकाल लिया गया है। कुछ लोगों ने ये बताया है कि घर में पूजा के रैक पर रखे हुए धूप से इस आग की लौ पकड़ी और फिर सिलेंडर भी ब्लास्ट हुआ है। हालांकि तमाम चीजें अब जांच का विषय है कि किस तरीके से ये आग लगी थी और कितने का नुकसान हुआ है, लेकिन अब तक जो तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं कि सेल सिटी में ये आग है और इस आग की वजह से लाखों का जो नुकसान है वो भी हुआ है। घर के अंदर सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे और घर के अंदर कोई नहीं था। सभी को सुरक्षित यहां से बाहर निकाल लिया गया है और तमाम प्रक्रियाएं पूरी की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। खबर देवघर से, जहां के ठाड़ी मैदान से युवक की सिर कटी हुई लाश मामले में आज इस पूरे घटनाक्रम को लेकर लोगों का आक्रोश नजर आया। मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने बैद्यनाथपुर चौक के पास शव को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया। देखते ही देखते पूरा इलाका आंदोलन का जैसे केंद्र बन गया हो और बैद्यनाथपुर चौक से लेकर विदेशी चौक तक आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने सड़क पर टायर चलाकर आगजनी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। हत्या के आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की जा रही थी। मौके पर SDPO, थाना प्रभारी, रिकिया प्रभारी समेत कई अधिकारी और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की गई। अधिकारी लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाने बुझाने में यहां जुटे नजर आए। तस्वीरें देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। आक्रोशित लोगों का हुजूम यहां नजर आ रहा है। जिया जी थे, उनका जो है बेरहमी से हत्या कर दिया गया है और 24 घंटा से ऊपर हो गया है। प्रशासन जो है अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्शन नहीं लिया जा रहा है और जो है अभी अज्ञात ही है जो मतलब मर्डर किया है वो लोग कहाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, जिसके कारण जो है अभी जाम लगा है। उसका फैमिली अभी मतलब सबसे बड़ा बेटा वही था, उसका पिताजी भी नहीं था। घर का जो भी भरण पोषण सब वही करता था। उसका 5 साल का बेटी है। अब उसका घर परिवार को कैसे क्या होगा नहीं होगा, प्रशासन वही उसके लिए जो हम लोग किए हैं। जो हत्यारा है उसका गिरफ्तारी होना चाहिए, हत्यारा को फांसी होनी चाहिए। प्लस पॉइंट जो मृत मरने वाला है उसका परिजन को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और जिला प्रशासन के प्रति हम लोग आभारी हैं कि वो आके कुछ सिस्टम या समझे। मरने वाला का 5 साल का बच्चा, एक बच्चा बेटी है और वही एक घर का अकेला एक इंसान था जो अपना घर का भरण पोषण कर रहा था भैया उसके लिए।
बड़ी खबर गोड्डा से, जहां पर देवडाण थाना क्षेत्र के रोल्डी डंगा गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से गांव में सनसनी मच गई। मृतकों में एक बुजुर्ग महिला और एक नाबालिग भी शामिल है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। शुरुआती जांच में हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया कि मौत है या इसके पीछे हत्या है, लेकिन फिलहाल डैन बिसाही के शक में हत्या की आशंका लोगों की तरफ से जाहिर की जा रही है। पूरा इलाका जो है वो इस वक्त इस घटना के बाद से डर के साए में है, परिजन शोक में है। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच की बात कह रही है। गया है, इसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दिया जाएगा। अभी सघनता से हम लोग इस घटना के बारे में, पूरी घटना के बारे में छानबीन कर रहे हैं। सर, डायन बिसाही का मामला आ रहा है, कुछ ऐसा ही अभी मामला है। इस पूरे घटना के क्रम में जब अनुसंधान करेंगे हम लोग, तो फिलहाल अनुसंधान प्रारंभ भी है। पूरी घटना में सबसे पूछताछ करने के बाद जो बात प्रकाश में आएगी आप सबके साथ साझा। हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां बड़का गांव के रेडारी मार्ग पर सड़क हादसा हुआ और टर्बो ट्रक की चपेट में बाइक आ गई। मटीकरा गांव के पास यह हादसा हुआ है और बताया जा रहा है कि बाइक सवार महिला की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और फिलहाल पुलिस जांच की बात कह रही है। अगली खबर गिरिडीह से, जहां पर नगर थाना क्षेत्र के विश्वनाथ नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद से महिला नीलम कुमारी की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। मृतका की पहचान डुमरी थाना क्षेत्र के जितकुंडी निवासी के तौर पर हुई है और परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नर्सिंग होम में जमकर तोड़फोड़ की। ऑपरेशन के दौरान नहीं मिलने देने और पर्दा लगाने की बात पर विवाद शुरू हुआ। सूचना मिले पर मौके पर पुलिस पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। फिलहाल इस मामले की जांच जारी है। देवघर में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने नगर थाना क्षेत्र से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से कई एटीएम कार्ड, मोबाइल फोन, सिम कार्ड और स्कॉर्पियो के साथ एक उपकरण भी बरामद किया गया है। देवघर एसपी ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश की जा रही है। विगत कुछ दिनों से देवघर जिला अंतर्गत विशेष रूप से नगर थाना एवं जसीडीह थाना अंतर्गत यह सूचना हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। कुछ लोग हैं जो कि आम लोगों का एटीएम मशीन है उसे फंसा देते हैं और फंसाने के उपरांत जो है उनकी सहायता करने के नाम पर आगे आकर उनके कार्ड को बदल कर उनसे ठगी कर लेते हैं। ऐसे मामलों का लगातार हम लोग डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे थे और इसके लिए पुलिस उपाधीक्षक साइबर श्री राजा मित्रा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और उस टीम के द्वारा 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास से हम लोगों ने 8 मोबाइल, 6 सिम, 10 एटीएम कार्ड, 1 स्कॉर्पियो वाहन, इसके अतिरिक्त अन्य सामान भी बरामद किए हैं। जो धनबाद से बड़ी खबर, जहां के भूली झारखंड मोड़ स्थित क्रशर के पास से 8 लेन सड़क के सर्विस रोड के बीच में अचानक से एक बड़ा गड्ढा बन गया, जिससे आवागमन पूरी तरह से यहां पर इस वक्त ठप है। पाइपलाइन के टूटने की वजह से घटना की आशंका जाहिर की जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। यह माना जा रहा है कि पाइपलाइन में लीकेज की वजह से जमीन अंदर से कमजोर हो गई और यही वजह है कि सड़क का यह हिस्सा अंदर की तरफ अचानक से धंस गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल नजर आया। लोगों ने प्रशासन से मांग की जल्द से जल्द इस सड़क की मरम्मत कराई जाए। गुणवत्ता में कमी है। आपका जो कंपनी बनाया है वो ढंग से नहीं बनाया है। वर्ल्ड लेवल पर रोड है, वर्ल्ड लेवल के रोड का ऐसा बने तो ये ठीक नहीं है। आप आना जाना करना, हाँ, पर डे का आना जाना है। अगर उस समय धसता तो क्या जान के खतरा होता, कुछ ना कुछ जरूर घटना होता, दुर्घटना हो ही जाता। ये झारखंड का पहला 8 लेन। अब कहने की जरूरत है कि बड़े आन बान शान से भ्रष्टाचार का जननी है और ये 8 लेन भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। कई बार गोप बना है और सरकार शायद इंतजार में है कि सिर्फ कोप ना बने, लोग इसमें डूब के मरे, तब जाके सरकार की आंख खुलेगी। जब तक 2-4 निर्दोष लोग मर नहीं जाते हैं
हम लोगों को नहीं लगता है कि सरकार की आंख खुलेगी। झारखंड का पहला 8 लेन धनबाद में बना था और इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था। लगभग 4-4.5 करोड़ की लागत से इस पहले 8 लेन को बनाया गया था, लेकिन इस 8 लेन सड़क में बार बार गोफ बनने की जो है सो घटनाएं हो रही है। फिलहाल इस सड़क से आगमन बाधित हो चुका है और लोग यही कह रहे हैं कि यह भ्रष्टाचार वाली 8 लेन है और इसकी जांच होनी चाहिए और जो भी संवेदक या कंपनी इसमें दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो फिर सरकार भी उस भ्रष्टाचार के शक के दायरे में आएंगे। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। और अब बात करेंगे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की। तो बजट सत्र का आज 16वां दिन है और इस दौरान सदन में बीजेपी विधायक आलोक चौरसिया ने वर्ष 2022 में नियुक्त पथ निर्माण विभाग के सहायक अभियंता के वेतन भुगतान में देरी के मामले को उठाया, जिस पर मंत्री सुदिव्य सोनू ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जल्द ही इसका समाधान किया जाएगा। सदन में इस मुद्दे पर चर्चा जारी रही। जब 2007 बैच में सभी सहायक अभियंता के नियुक्ति के आधार पर अवधि के पदस्थापन निर्वहन प्रतीक्षा मानकर वेतन भुगतान किया गया था, वर्ष 2022 में नियुक्ति सभी सहायक अभियंताओं को 6 माह के वेतन नहीं दिया गया। क्या सरकार पथ निर्माण में जो कार्य कर रहे हैं उन अधिकारियों को वेतन देने के काम करेगी जो एसटीओ के पद पर है? मैं सरकार से जवाब चाहते हैं। विभाग ने बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है, पता नहीं माननीय सदस्य ने उसको पढ़ा है कि नहीं। विभाग स्पष्ट रूप से ये लिखता है कि वर्ष 2022 में नियुक्त सहायक अभियंताओं को उनके प्रथम योगदान की तिथि से प्रभार ग्रहण करने की तिथि की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के विनिमयम एवं वेतनादि के भुगतान की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। अब इसके बाद क्या जानना चाहते हैं? तो वहीं झारखंड विधानसभा में सदन में मानगो जल मीनार को लेकर सवाल उठाए गए। विधायक सरयू राय ने कहा कि 2019 से 2024 के बीच जल मीनार में कई विसंगतियां नजर आईं। इस पर मंत्री सुदिव्य कुमार ने जवाब देते हुए कहा कि परियोजना में देरी का मुख्य कारण एनएचआई द्वारा एनओसी न देना है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार जल्द ही आवश्यक कार्रवाई कर परियोजना को सही दिशा में आगे बढ़ाएगी। राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों के बीच में समन्वय स्थापित न हो, यह राज्य सरकार की नैतिक जवाबदेही बनती है। लेकिन मसले जब राज्य और केंद्र सरकार के अधीन विभागों के बीच के समन्वय के आते हैं तो वैसी स्थिति में हमारे पास विहित प्रक्रियाओं के अनुपालन के साथ ही उनसे एनओसी प्राप्त करने का प्रावधान है। एनएचआई ने अगर एनओसी विलंब से दिया तो उनके कारणों की समीक्षा तो विभाग जरूर करेगा और माननीय सदस्य अगर संतुष्ट नहीं है तो समीक्षा उपरांत जो भी वस्तु स्थिति निकल कर आएगी आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करा देंगे। पूछा है कि गर्मी का समय आ रहा है, एक महत्वाकांक्षी पेयजल परियोजना जिस पर 100 करोड़ रुपया से अधिक खर्च हो गया है, अगर वह परियोजना दगा दे रही है तो क्या कारण रहे हैं पिछले 5 साल 6 साल में जिस कारण से ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है? तो सरकार को भी इसी भावना से इसका उत्तर देना चाहिए। मैं कोई सरकार पर आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये परियोजना पेयजल की है, चले अच्छी तरह चले तो इसमें जो कठिनाइयां हैं महोदय उसको दूर करने में लापरवाही बहुत बरती गई है। झरिया विधायक रागिनी सिंह ने धनबाद के असरफी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हुई मरीज की मौत पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अस्पताल ने मृतक के शव को बंधक बना लिया और परिजनों से पैसे वसूलने की कोशिश की गई, जो पूरी तरह से अमानवीय और गैर कानूनी है। कोने कोने में छुपे हुए गुंडे मवाली थे तो पकड़े गए हैं और मुझे लगता है कि इस तरह से लगातार अगर प्रशासन सक्रिय रहती है तो निश्चित तौर से अपराधियों का मनोबल कम होगा। लेकिन कई आपने आरोप लगाया था कि कई लोगों ने उनको मिलकर भी भगवाया है। बिल्कुल, ये तो हम आज भी बोल रहे हैं कि देखिए आज ये देखिए जब भी कोई बीमारी बढ़ता है तो बीमारी आदमी कोई भी इलाज क्यों शुरू में आनन फानन में बाहर भागता है इलाज कराने के लिए या लगातार एक अच्छा इलाज के लिए सोचता है कि एक अच्छे डॉक्टर का इलाज का तलाश करता है।
तो वहीं इस मामले पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि धनबाद के असरफी हॉस्पिटल मामले में प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नियमों के अनुसार कर रहा है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार इस मामले पर निगरानी रख रही है और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य में सरकार ने जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है महोदय, जो भी पेशेंट एडमिट होता है, एज ए सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन था महोदय, उसके तहत हमने सभी प्राइवेट हॉस्पिटल को निर्देश दिया है कि जो पेशेंट एडमिट के दौरान अगर जिसका निधन हो जाए, उसका बॉडी को रिलीज कर ले। तो महोदय इस दिशा में कार्रवाई भी हो रही है महोदय। और मैंने कहा कि अगर कई लोग हमारे पास आए थे, हॉस्पिटल के कई जो ऑनर लोग आए थे, उन्होंने कहा कि सर इलाज के क्रम में मान लीजिए 4 लाख बिल हो गया, 5 लाख बिल हो गया, तो सर हम उसको कैसे रिलीज करेंगे। तो उस दिशा में सर हम काम भी कर रहे हैं। हमने कहा कि ठीक है, अगर आपको ज्यादा बर्डन पड़ता है तो आप बताइए, सरकार अल्टरनेट हम व्यवस्था कर रहे हैं। असम के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अब बयानबाजी का दौर तेज हो गया है, जहां जेएमएम इस बार अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। पार्टी ने 20 स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर इसकी शुरुआत कर दी है। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा ये समय के साथ तय होगा। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने इस पर चुटकी ली और कहा कि हेमंत सोरेन बिहार में भी चुनाव नहीं लड़ पाए थे, तो मुझे नहीं लगता कि असम में भी ये लोग चुनाव लड़ेंगे। कि आदिवासियों की आवाज बनने की दिशा में कदम उठाया है और मुझको लगता है कि आसाम इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। आसाम के चुनाव को नजदीक आने दीजिए। गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, गठबंधन के बिना चुनाव लड़ेंगे, ये चीजें समय के साथ तय होंगी। इसके बारे में पूर्व से कुछ कहना ज्यादा उचित नहीं होगा। अरे भैया, जेएमएम के बारे में बोले, बिहार में तो चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। अब इनको कितना हिम्मत है देखते, आसाम में कितना लड़ता है, बंगाल में कितना लड़ता है। जो पड़ोसी में पहले कितना बोलता था, कितना बार जा करके बैठक किया, उठक बैठक करते रहा और बोला था कि यहाँ लड़ेंगे, इतना सीट लड़ेंगे, उतना सीट लड़ेंगे। जो पड़ोस में है वहां ये हिम्मत नहीं जुटा पाया, और जुटाएगा तो अच्छी बात है। राजनीतिक पार्टियों को हिम्मत जुटानी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि वे अगले 365 दिनों तक कांग्रेस के कार्यकाल के अच्छे और बुरे कामों को उनकी नीतियों के प्रभाव पर लगातार ट्वीट करते रहेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर वंशवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का आरोप लगाया और कहा कि इस फैसले से आगामी दिनों में राजनीतिक चर्चा जरूर तेज हो सकती है। हमने ये तय किया है आज से कि डेट वाइज, जैसे आज 17 मार्च है, 17 मार्च को कांग्रेस ने इस देश के साथ क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, उससे देश की नीतियां कैसे प्रभावित हुई, कैसे हम लोग विकसित भारत नहीं बन पाए, वो सब मैं 365 दिन ट्वीट करूंगा। जैसे आज मैंने दलाई लामा जी के बारे में कहा है कि आज ही के दिन दलाई लामा आए थे और जिसके कारण 1962 में चाइना ने हमारे यहाँ वॉर किया और आज भी 78,000 स्क्वायर किलोमीटर वर्ग किलोमीटर जो जमीन है वो चाइना के कब्जे में है। और अब बात जमशेदपुर की, जहां युद्ध जैसे तनावपूर्ण हालात के बीच शहर के सेकंड इंजीनियर अंश त्रिपाठी ने बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर सुरक्षित भारत वापसी की है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जहाज शिवालिक पर तैनात अंश ने 13 मार्च को संवेदनशील होमूर्ज जल डमरू मध्य को सफलतापूर्वक पार किया। जहाज अब गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। उनकी सुरक्षित वापसी की खबर से परिवार और परिचित ने राहत की सांस ली और खुशी जाहिर की। और वो बोला भी कि हम ईरान में है, कतर में है, तो मैं हंस रही थी, बोले बे अभी तो तुम इंडिया में था, कतर में कैसे पहुंच गया। लेकिन बाद में वो मिसाइल रात का जो गुजरती थी उन लोगों के शिप से, वो फोटो भी दिखाया, तब जाके मेरा मतलब जान अजीब हो गई थी। मतलब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रही थी कि जल्दी से वो आ जाए, और भगवान ने मेरी सुन ली। बस और क्या कर सकता है आदमी, अपने बेटे के लिए तो बस इतना ही कर सकता है, या किसी के लिए भी, अपना घर के मेंबर के लिए तो भगवान छोड़ के तो हम लोगों को कुछ नहीं दिखेगा। और इसके बाद अपने देश के प्रधानमंत्री, ईरान के लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने छोड़ दिया कम से कम हॉर्मुज स्टेट को, तो वहां पे पाबंदी नहीं लगाई भारत के लिए।
मैथिली के साहित्यकार महेंद्र झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार का सम्मान मिला और मूल रूप से सुपौल के रहने वाले महेंद्र झा को यह सम्मान उनके संकलन धात्री पात्र संग्राम के लिए 2025 के इस साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड के दौरान उनका ये संकलन पूरा हुआ। इसमें गांव की खुशबू और शहर से गांव की ओर लौटने के साथ कोसी से मिलने वाले दर्द का मर्म भी है। महेंद्र झा को ये सम्मान दिल्ली में 30 मार्च को मिलेगा। महेंद्र झा बिहार के सहरसा कॉलेज में मैथिली भाषा से रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और फिलहाल वो रांची के हरमू में अपनी बेटी और दामाद के पास पहुंचे। धात्री बहुत सारे लोग पहचानते नहीं हैं, जानते नहीं हैं। हमसे कई लोगों ने प्रश्न किया है जो धात्री क्या होता है। तो धात्री जो होता है वो त्रिदोष नाशक होता है। कफ पित्त बातों जो है उसको शमन करने वाला होता है। एक मेडिसिनल प्लांट है, लेकिन उसकी खास बात ये है जो उसके पत्ते जो है और पत्तों की लड़ियां जो होती हैं उसमें छोटे छोटे पत्ते होते हैं। भारत गांव का देश है और वो छोटे पत्तों की तरह है। भले ही उसी कुर्ता चले जाए लेकिन उसकी पवित्रता अब भी बरकरार है। खबर जमशेदपुर से, जहां मानगो नगर निगम की पहली मेयर सुधा गुप्ता ने आज शपथ ग्रहण किया। कोल्हान कमिश्नर ने उन्हें मेयर के रूप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं डिप्टी मेयर के लिए आज चुनाव हो रहा है और इस पद के लिए राहुल अहमद राजा उर्फ बबलू और मौमिता चटर्जी मैदान में हैं। मानगो के 34 वार्ड पार्षद जिले के उपायुक्त कार्यालय में डिप्टी मेयर का चयन करेंगे। वहीं अगली खबर बोकारो से, जहां पर 50 नगर निगम में नवनिर्वाचित मेयर भोलू पासवान और 35 वार्ड पार्षदों को उपायुक्त ने शपथ दिलाई। समारोह नगर निगम कार्यालय के सभागार में हुआ, जिसमें एसपी, नगर आयुक्त और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दूसरी बार मेयर बने भोलू पासवान ने कहा कि 35 पार्षदों के साथ समन्वय बनाकर विकास कार्य किए जाएंगे। स्वच्छ पानी, साफ सफाई और नागरिक सुविधाएं प्राथमिकता में होंगी। घोटाले के मामले की भी जांच की जाएगी। सबसे पहले हम लोगों का प्राथमिकता चास में पानी, साफ सफाई, सड़क की नालिया की व्यवस्था और जो भी लाइट या जो भी और भी समस्या आएगी हम लोग के पास, उसको एकदम प्राथमिकता के स्तर पे काम करेंगे और ठीक करेंगे। मैंने पहले भी कहा है कि जो काम हुआ और जो काम छूटा है उसको हम लोग इस 5 साल में पूरा करेंगे। अधिकारी कोई जन सेवा नहीं किए हैं। यहाँ का जितने अधिकारी आए हैं नगर निगम का कार्यकाल भंग होने के बाद, उस सभी लोगों ने नगर निगम को बहुत बुरी तरह, उन लोगों ने नगर निगम में मुझे लगता है कि बहुत तरह का घोटाला हो चुका है, जिसको अब कल के बाद हम लोग देखेंगे। क्षेत्र में एलपीजी गैस की गंभीर किल्लत से लोग इस वक्त बेहद परेशान हैं। बस्ता कोला रेस्क्यू के बाद सड़क जाम कर लोगों ने विरोध जाहिर किया और स्थानीय लोगों का ये कहना है कि गैस एजेंसी में कुव्यवस्था और अव्यवस्था के साथ कालाबाजारी की जा रही है। कई लोग पहले से भुगतान कर चुके हैं लेकिन सिलेंडर उन्हें मिल नहीं रहा। एजेंसी देर से खुलने पर लोगों का धैर्य भी जवाब दे गया। सिलेंडर गैस मिल जाएगा, आप लोग लाइन में लग जाइए, सिलेंडर खाली लाइए और लाइन में लगिए, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। हम लोग वेट करते रह गए 1 घंटा 2 घंटा, सुबह से शाम हो गई लेकिन सिलेंडर नहीं आया। फिर हम लोग को आश्वासन दिया गया कि आज सिलेंडर खत्म हो गया है और कल हमारा बंद रहेगा, सोमवार का दिन है, हम लोग सिलेंडर नहीं दे सकते। मंगलवार को आप आइएगा, आपको पर्ची रखिएगा, आपको सिलेंडर मिल जाएगा। लेकिन आज भी हम लोग आए हैं तो देख रहे हैं कि ऑफिस तक नहीं खुली है। और कल क्या किया गया है, ऑफिस बंद होने के बावजूद भी सिलेंडर की कालाबाजारी की गई है, यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग में बेचा गया है। तो हम लोग परेशान है बहुत दिन से, 3 दिन 4 दिन से घूम रहे, गैस का सिलेंडर लेके आते हैं जाते हैं, लेकिन ये लोग ब्लैक में बेच दिया। मंडे को बंद रहता है लेकिन फिर भी ये लोग खोल के दे दिया, कल पूरा गैस बेचा है।